मैं हूं अलीना फारूक शेख और तमाम नजरें इस वक्त लाहौर की तरफ हैं। कल मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम ऑपोजिशन की 11 जमातों का इत्तेहाद अपना फाइनल शो करने जा रही है। कहा जा रहा है कि या आर होगा या पार होगा। बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कल के क्या ऐलानात एक्सपेक्टेड हैं, आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लेंगे। बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट के आगे हमने कुछ यूं रखा है आज का कि क्या पीडीएम को तहरीक में कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, हो भी सकती है नहीं। रेट करना है जी आज 1 से 10, 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। हमारे एनालिस्ट से रेट करवाएंगे। साथ ही साथ इसी से मुतल्लिक है, लेकिन सवाल नंबर 2 पर जाएंगे। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सर्कुलेशन के जरिए एक समरी मंजूर की है वफाकी काबीना ने, जिसमें ये वाजे किया गया है कि जो इख्तियारात हैं रियासत के खिलाफ बगावत के जराइम या फिर बगावत का मुकदमा दर्ज करने के, वो अब सेक्रेटरी दाखिला के पास होंगे और सेक्रेटरी दाखिला की इजाज़त ज़रूरी होगी, और अगर कुछ होता है तो फिर उनकी इजाज़त दरकार होगी। इसके ऊपर भी ज़रा अपने एनालिस्ट से राय लेंगे, उनकी कैसा कदम है। लेकिन सबसे पहले कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पीडीएम की तहरीक है, कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, 1 to 10 रेट करना है। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें रसूल बख्श रईस साहब, महमद सरफराज साहबा, बेनज़ीर शाह साहबा, मज़र अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। बेनज़ीर शाह साहबा, आपसे आगाज करना चाहेंगे। आप सेंटर में बैठी हैं, लाहौर का मैदान, सबकी नजरें उसकी तरफ हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, कल क्या हो सकता है? क्या लाहौरी बाहर निकलेंगे? क्लाइमेक्स होगा, एंटी क्लाइमेक्स होगा, ये सिर्फ एक इंटरवल होगा? देखिए लीना, मेरी जिनसे बात हुई है, पंजाब हुकूमत ये कह तो रही है कि वो जलसा नहीं होने देंगे, लेकिन मेरी जिनसे बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि देखिए रुकावटें तो कुछ डाली जाएंगी। बिल्कुल, पुलिस अफसर से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि रुकावटें तो डाली जाएंगी। जैसे गुजरांवाला में हुआ था, कुछ कंटेनर्स खड़े कर दिए जाएंगे। आज रात को शायद कुछ नून लीग के जो कारकुन हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जलसे की इजाजत फिर भी जलसा होगा, क्योंकि एक अंदाजा है, पता है कि बहुत लोग निकलेंगे और नून लीग का ये गढ़ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कारकुनान निकलेंगे, तो वो नहीं चाहते कि हालात खराब हो। तो एक तरह से मेरे ख्याल से दिखावे के लिए एक रेजिस्टेंस होगी और कार्रवाई होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ, शायद इससे ज्यादा आगे बात ना लेके जाई जाए। देखिए मेरे ख्याल से अलीना, अगर हम गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में जो हमारा सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है। ऑपोजिशन की तरफ से पहले डायलॉग की बातें हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि शायद हुकूमत की तरफ से डायलॉग की बातें आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कल परसों एक ट्वीट की इसी पे कि मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आज गुलाम सरवर साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे नेशनल इश्यूज पे ऑपोजिशन के साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, बल्कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बातचीत करना चाहते हैं। तो इससे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कल, अगर आपने देखा हो तो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो हमारी पार्टी की क़यादत से राब्ता कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो इस तरह लगता है कि शायद पीडीएम के जलसों से कुछ दबाव बज़ाहिर पड़ रहा हुकूमती है रवैये में लचक आ रही है। हुकूमत। ठीक तो है, मैं ठीक है। मैं अलीना ये कहूंगी कि यहाँ तक तो पीडीएम की जो तहरीक है वो काफी हद तक कामयाब तो हो गई है कि पहले वजीर आजम कहते थे मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा, इनके साथ कानून भी बैठ के नहीं बनाऊंगा, ऑर्डिनेंस के जरिए काम करूंगा, लेकिन ठीक अब है, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ठीक है। हुकूमत की तरफ। अभी तक नंबर्स कितने दे रही हैं? मैं फिर वापस मुड़ के आऊंगी। आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं, सवाल बड़े ज्यादा हैं आज हमारे पास। जी, मैं देंगी अलीना, नंबर नहीं मेरे देंगी? ख्याल से मैं 5 नंबर दे दूंगी। नाइदर है नॉट देयर। ठीक है, 50-50, 50। 50-50 दरमियान में है। महमल, अभी अभी बेनज़ीर ने कहा लोग निकलेंगे। मरियम नवाज कह रही है कल का जलसा रेफरेंडम होगा। पैमाना क्या होगा इसका? क्या लोगों का निकलना मीनार पाकिस्तान ग्राउंड एक बहुत बड़ा हदफ है, भर पाएंगे? क्या करेंगे, कैसे जज करेंगे इस रेफरेंडम को आप? देखिए लीना, बात यह है कि कामयाबी या नाकामी हम किस मेट्रिक के ऊपर, यानी कि हम उसको किसके ऊपर रखते हैं कि क्या हाँ, कामयाबी ये है कि एग्जैक्टली। पीडीएम की के हुकूमत गिर जाए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि होगा और ना ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये दो बयानियों की लड़ाई है। एक ऑपोजिशन का बयानिया है जो ये कहते हैं कि हम असल में चाहते हैं कि जो सिस्टम है, निज़ाम जो है वो तब्दील हो, निज़ाम के अंदर बेहतरी आए, इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हों, फिर जो है मुदाखलत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आईनी दायरे के अंदर रहकर होनी चाहिए। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं ना सिस्टम और निज़ाम के ऊपर। हुकूमत ये कहती है कि ये सिर्फ अपने केसेस की वजह से कर रहे हैं और ये कुछ और नहीं। लेकिन जब आप वैसे इस
चीज को अगर आप ओवरऑल देखें तो लोग उनके साथ एक हैं ऑपोजिशन के साथ, और जिस तरह बेनजीर ने अभी ये बात की कि ये तो कामयाबी है पीडीएम की कि वो हुकूमत जो इनसे बात करने को तैयार नहीं थी आज कह रही है कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें। देखिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर वैसे भी कंसेंसस के बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते, मुल्क ही आगे नहीं बढ़ सकता, जमहूरियत जो है उसको तकवीयत नहीं मिल सकती। तो मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे अगर कामयाबी को आप इस तरीके से देखें तो वो पीडीएम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत चाहती है बात करे, लेकिन पीडीएम खुद नहीं करना चाह रही। लोग भी उनके साथ निकल रहे हैं कोरोना के बावजूद, जो कि एक बड़ी खतरनाक खौफनाक सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड फैल रहा है और ये इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो चीज कर रहे हैं, बट लोग निकल रहे हैं। कोई ना कोई चीज तो उनको लग रही है ना सही, शायद उनको ये महंगाई की जो, क्योंकि कैपिटलाइज तो ऑपोजिशन ने इसी चीज पे किया है कि हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस पे किया है, तो वो गवर्नेंस के ऊपर, लैक ऑफ गवर्नेंस पे किया है। फिर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बाकी जो चीजें हैं उस सारों के ऊपर लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, उस लिहाज से आप उसको कामयाबी कहेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जब तक दरमियाना रास्ता नहीं निकाला जाएगा, ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में बात नहीं करेंगे, तो ये मुल्क के लिए जो है ये बहुत खौफनाक सिचुएशन हो जाएगी। किसी एक की अच्छा, मैं राब्तों के ऊपर मैं अभी दोबारा सेकंड राउंड में आती हूँ। महमल, हाँ, रेट कैसे करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं, देखिए, मैं इसको समझती हूँ कि 7 नंबर मैं दूंगी कि इस लिहाज से कि कामयाबी उनकी है कि हुकूमत उनसे अब बात करने को तैयार है, तो शायद कोई निकल आए। 7 नंबर आप दे रही हैं, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, अभी बेनजीर ने भी और महमल ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आज वजीर आजम इमरान खान ने भी ट्वीट किया है जी, माशाल्लाह चीनी की कीमतों में कमी आई है, नुमाया कमी आई है। ये क्या अपोजिशन की तहरीक के प्रेशर की वजह से है कि हम देख रहे हैं कि ज़रा बेहतरी आ रही है इन चीज़ों में भी, हुकूमत भी थोड़ा सा जैसे बेनजीर ने कहा लचक दिखा रही है? मैडम शेख, वैसे ही एक बात जेन में आई है कि गुजरे 73 सालों में कितनी तहरीकें ऐसी हैं कि जो कामयाब हुई और जिनका फ़ायदा आवाम को हुआ। तहरीक पाकिस्तान को छोड़ दें और एक आध और तहरीक को छोड़ दें, बाकी कितनी तहरीकें हैं जिनका फ़ायदा आवाम को हुआ अगर वो कामयाब हुई। अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो वो 5%, 2 से 5% लोगों को फ़ायदा हुआ, वही सब कुछ समेट के ले गए। आवाम के लिए क्या था? डंडे, ठुड्डे, थाने, कचहरियां, गालियां, और जैसे डीजे बट की तरह के पकड़ के मारो और बहनों के नाम पूछो और कोई शोर ना मचे, क्योंकि गरीब आदमी की बहनें माएँ काबिल इज्जत गालबन नहीं होती। अगर बड़ों की कोई बात हो जाती तो इस वक्त तक जमीन और आसमान एक होता। तो ये हुआ तहरीकों के साथ। इस तहरीक पे आ जाएं, आर या पार या तहरीक की कामयाबी। आर या पार या तहरीक, यानी एक आध को छोड़ दे, उसके बाद भी जो अली अहमद कुर्द से को अली अहमद कुर्द को बुला लें, अली अहमद कुर्द को बुला लें आज, और बाकी एतजाज एहसन साहब को बुला लें। वो कहते हैं हमारी गलती थी, ये सही है। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं हमारी ये तहरीक, हमारी ये गलती थी। इफ्तिखार चौधरी साहब वैसे नहीं निकले जैसे हमने चाहा था, और आज हम भी कहते हैं कि वकील गर्दी जो होती है ये उस तहरीक की गलती होती है कि सारे उसके पीछे थे। जरा पूरी बात, हंसने से पहले पूरी बात सुन लिया करें। अच्छा, दूसरी बात, आर या पार, आपका क्लाइमेक्स या आपकी राय हम उसका एहतराम करते हैं। मज़े साहब हंस रहे हैं, उनके पास भी फिर चलेंगे। मैं आपकी राय का मैडम शेख एहतराम करता हूं, मैंने मरना है एहतराम ना करके। अच्छा, एक आपने कहा क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स की बात की। आर या पार का मतलब क्या है पता है, या तहरीक की कामयाबी का मतलब क्या है? जैसे महमल सरफराज साहबा ने फरमाया कि यानी इमरान खान का घर जाना, हुकूमत का घर चले जाना, तो क्या आप ये चाहती हैं कि ये ऐसा हो जाए? जलसा देखें, जलसे की जहां तक बात है, लाहौर है, नून लीग मेजबान है, 11 जमातें हैं, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, जलसा अच्छा होगा और होना चाहिए। लेकिन जो आर पार और तहरीक की कामयाबी है, इसका मतलब है हुकूमत का घर जाना। तो अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी, सारों ने पहले कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को घर भिजवाए, और फिर लेकिन जब वो ना हुए तो अब खुद घर भिजवाने आ गए। तो क्या घर भिजवा देना चाहिए जलसों जुलूसों में? अच्छा, आपको याद होगा मरियम साहबा ने जीबी में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को घर भिजवाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये जमहूरियत है। अच्छा,
अब दो सूरतें हैं, लास्ट बात, दो सूरतें हैं। इमरान खान साहब असेंबली तोड़ दें, या ये है कि तरीके अदम एतमाद लाएं और वो कामयाब हो जाए। इसके अलावा ये लॉन्ग मार्च, धरनों और इhtजाजी तरीकों से अगर हुकूमत चली गई तो इमरान खान इस ताकत के साथ वापस आएगा कि इन सारों को, बट कड़ाइयों वालों को, सारों को लग पता जाएगा। अच्छा ठीक है, नंबर देंगे आप? नंबर मेरी तरफ से 3 ले लें, 3। वाह, बड़े आप सखी हो रहे हैं। वैसे आपने कहा आप शेखों से डरते हैं, डरना भी चाहिए। आपके वजीर खजाना भी शेख हैं, आपके वजीर दाखिला भी शेख हैं, आपके पैनल पे भी मैडम शेख हैं, तो जरा डर के ही रहा करें। मजहर अब्बास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं हमसे आजकल शेख नाराज भी हैं, और हमसे आजकल शेख नाराज भी हैं। जबरदस्त। मजहर अब्बास साहब, आप सिचुएशन को डेवलप होते हुए किस तरह देख रहे हैं? जैसे अभी यहाँ पर कहा गया कि मकसद हुकूमत को गिराना है, हमने पहले भी बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन क्या ये अल्टीमेट मकसद है कि अगर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स तो हो गई, अगर सही तरह कार्ड्स प्ले किए जाएं तो वी कैन गेट अ लॉट आउट ऑफ इट? देखिए, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि आर या पार के बीच में उस्मान डार है, तो इसलिए देखिए कामयाबी का पैमाना क्या है। कामयाबी का पीडीएम के नज़दीक पैमाना, पीडीएम को भी पता है कि इमरान खान नहीं जाएंगे। उनकी कामयाबी का पैमाना यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और उनकी राह में वो रुकावटें नहीं डाली जाएं। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में लाना चाहते हैं तो पीएमएलक्यू पे प्रेशर ना डाला जाए। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मरकज़ में लाना चाहते हैं तो एमक्यूएम पे दबाव ना डाला जाए। बलूचिस्तान में अगर वो कुछ खेल खेलना चाहते हैं तो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो भी करती रहे, इस्टेब्लिशमेंट ना करे। ये बुनियादी तौर पे पीडीएम चाहती है, और वो ये समझते हैं कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी मूवमेंट में। अभी तक मुझे वो सिग्नल्स नहीं मिल रहे, वो सिग्नल्स नहीं मिले हैं कि जिसकी बिना पे मैं ये कहूँ कि पीडीएम की मूवमेंट कामयाबी से हमकिनार होगी। वो चीज़ें इस हद तक तो हुआ है, मुल्तान के जलसे को सख्ती से रोकने की कोशिश की गई, मना कर दिया गया कि ना करें। लाहौर में वो सख्ती करना चाहते थे, मना कर दिया गया कि ना करें। तसादुम होगा, तसादुम की सूरत हाल में ख़राबी आ जाएगी। तो यहाँ तक तो सिग्नल्स आ रहे हैं, इससे आगे सिग्नल्स नहीं हैं। इससे आगे पीएमएलक्यू को भी कहा गया है कि आपने अभी गवर्नमेंट के साथ रहना है। एमक्यूएम पाकिस्तान को भी यही मशवरा दिया गया है। तो लिहाजा वो कामयाबी तो अब नहीं नज़र आती मुझे कि जिसकी बिना पे ये कहा जा सके कि गवर्नमेंट टॉपल होने जा रही है। बाकी चीज़ें कामयाबी नहीं है। बाकी चीज़ें आप दबाव डालते हैं, गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे देती है, रिलैक्स कर देती है चीज़ों को, वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी का पैमाना अगर पीडीएम का अपने वो चार्टर देखा जाए तो उनकी कामयाबी का पैमाना तो यही है कि उनकी तहरीक के नतीजे में इमरान खान घर चले गए, जो कि मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं उस पर मार्क्स नहीं दे रहा। ठीक है, अब तो मज़हर साहब कह दिया इन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं होगी। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, वो अलग बात है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए वो। और हालत देखो इनकी। ये बता मज़हर साहब पे नंबर्स कितने हैं? और जरा सा ये आपके पास आती हुआ तो फिर देखेंगे बातचीत कैसे नहीं करते वो। ठीक है मज़हर साहब, नंबर्स कितने देंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं इस पे नंबर इसलिए नहीं दे रहा नंबर क्योंकि मुझे उसमें नहीं नजर आ रही। ये अगर मैं नंबर नहीं दूंगा। आपने ये कहा है कि गवर्नमेंट की कामयाबी 0 नंबर, कामयाब कौन होगी? अगर कामयाबी का पैमाना इमरान खान का हटाए जाना है, पैमाना इमरान खान का इस्तीफा है या हटाए जाना है, तो वो आपको नहीं नजर आता। ठीक है, हम थोड़ी सी यहाँ पे डायलॉग की बात कर रहे थे और जैसे अभी बेनज़ीर ने कहा कि लचक नजर आ रही है, तो रसूल बख्श रईस साहब रवैये में वाकई में देखने में नजर आ रहा है कि थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जहां दोनों जानिब से एतमाद की बड़ी कमी नजर आ रही है, वहां पर वजीर आजम को स्टेप करना चाहिए? किस तरह से मुमकिन है ये? क्या बाकायदा कोई कमेटी बनाई जाए या फिर लोगों को भेजा जाए अपोजिशन के पास? किस तरह से वर्कआउट होगी सिचुएशन? मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब
भी चाहते हैं, हुकूमत के लोग भी चाहते हैं कि तसादुम से ना जमहूरियत आगे बढ़ेगी, ना हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात में कोई हम NRO देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बार बार वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, बल्कि जो उन्होंने पिछले हफ्ते एक बातचीत की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात हर मौजू पे करने के लिए हम तैयार हैं, और ये शायद सुर्खियाँ भी लगी कि कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस पर हम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुज़ाकरात ना करें, लेकिन एक बात पे हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और वो है कि हम उनको कोई NRO दें। वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बात की, लेकिन फिर बात किस चीज़ पे हो सकती है अगर दोनों के दरमियान में NRO पे बात नहीं होती? NRO ये है कि जो हमारे खिलाफ मुकदमात हैं उन पर कोई ढील दी जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरा जो जो मुकदमात हैं वो तो सारे या मुशर्रफ साहब के ज़माने में बनाए गए हैं, या ज़रदारी साहब की हुकूमत के दौरान बनाए गए हैं, या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान बनाए गए हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि एक मुकदमा है जो हालिया हफ्तों में या महीनों में उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाया है। तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल है कि अगर हो सकते हैं तो इस बात पे होने चाहिए कि आखिर ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात का फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए। सारी दुनिया में फ्रेमवर्क एक आइन की सूरत में मौजूद होता है, और दूसरा उसके बाहर भी जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया था, वो भी एक फ्रेमवर्क था कि आइंदा मुस्तकबिल में दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे रखेंगी। जमहूरियत को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये ना मौजूदा तहरीक कामयाब हो सकती है, या जमहूरियत को कामयाबी से हम किनार कर सकती है, ना हुकूमत की ये जिद कि हम अपोजिशन की जमातों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये दोनों को मैं समझता हूँ कि लचक दिखानी होगी। और बाकी रही बात तारीख की कामयाबी की, तो माजी में हमने देखा है कि 2002 के बाद तो कम अज़ कम कोई हुकूमत डिरेल नहीं हुई। सब हुकूमतें तो तब्दील होती रही, लेकिन ऐवान ने अपनी मुद्दत पूरी की। 2002 के इलेक्शंस के बाद भी तारीखें चली, लेकिन हुकूमत कायम रही। फिर 2008 के बाद भी चली, हुकूमत कायम रही। 13 के बाद भी इमरान खान ने खुद तारीख चलाई थी, लेकिन हुकूमत कामयाबी से आगे चलती रही, मसाइल सामने आते रहे। 2 साल गुजर गए, बल्कि इससे ज्यादा अरसा गुजर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत कभी नहीं गिरा सकते। मकसद तो उनका यह है कि हुकूमत गिरा के नए इंतखाबात कराने हैं, इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। बाकी रही बात जो मजहर साहब ने की है, मैं उसकी तायद करता हूँ कि इस वक्त जो मुक़्तदर इदारे हैं वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को चलना चाहिए और आगे इंतखाबात की तैयारी के लिए सबको काम करना चाहिए। अदम इस्तेहकाम से मैं नहीं समझता कि जमहूरियत तक़वियत हासिल कर सकती है या गरीबों के मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में कायदीन जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के हैं, उनको भी ज़रा अपने ज़ाती और गिरोही मफादात से ज़रा बढ़ के कौमी मफादात को भी देखना चाहिए, जमहूरियत के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस तरह 2.5 साल गुजर गए, बाकी भी 1-1.5 साल के बाद तो मेरा ख्याल ये है कि 18 महीने के बाद अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उसके लिए यकीनन जो आप सब कह रहे हैं सही है, लेकिन बज़ाहिर कल क्या ऐलानात आप लगते हैं कल हो सकते हैं, आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है, और फिर उसकी बुनियाद पर कोई नंबर्स देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं तो बिल्कुल, ये मेरे सामने कोई सवाल ही नहीं है कि जिस पर मैं नंबर दूं। नंबर तो मैं रोजाना देता हूं, मैं चूंकि मोहल्ले में मुदर्रिस हूं। आप भी कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे तो मजहर साहब और रसूल बख्श रईस साहब कोई नंबर्स नहीं। बेनज़ीर 50-50 5 नंबर दे रही हैं, महमल ने 7 नंबर दिए हैं, भट्टी साहब 3 नंबर दे रहे हैं। इस सवाल पे भी बात होगी, कल का जलसा निहायत ही अहम क्या होगा, अपने आनंद से ये भी पूछेंगे। एक और काबीना ने जो सर्कुलेशन जारी किया है उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे, ज़रा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। पीडीएम के कल के जलसे को हम डिस्कस कर रहे हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, हमारे एनालिस्ट क्या राय रखते हैं वो, साथ साथ हाल ही में एक सर्कुलेशन, बल्कि आज ही की खबर है, हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई ने बताया है कि जी
काबीना ने हंगामी तौर पर सर्कुलेशन के जरिए एक समरी की मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि जो रियासत के खिलाफ जराइम होते हैं, बगावत होती है, इसका जो मुकदमा है उसके इंदराज का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को सौंपा गया है। इसकी मंजूरी दी गई है। अब गुजरावाला का जलसा आपको याद होगा, जिसके बाद नवाज शरीफ ने तकरीर की थी और उन पे और दीगर के ऊपर बगावत के मुकदमात हो गए थे, और ख़ास तौर पर ये सर्कुलेशन के ज़रिए ये ऑर्डर पास करवाना, मंजूरी देना हंगामी तौर पर पीडीएम के लाहौर के जलसे से एक दिन कबल, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जनरली इसके ऊपर सवाल करेंगे। हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं, ये भी एनालिस्ट से पूछ रहे हैं। मज़हर साहब, गुजरावाला का मैंने हवाला दिया, तो अब इस टाइमिंग के ऊपर कैसे आप इसको रेट करेंगे फैसले को? नहीं देखिए, वो असल में चूंकि जब शेख रशीद साहब को लाया गया उसका पर्पस भी यही है। अब सेडिशन का केस तो वैसे भी बन जाता है, ठीक है, आपने सेक्रेटरी दाखिला को वो कर दिया। सेडिशन का केस में केस बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, केस चलाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप किसी को सेडिशन का चार्ज लगाते हैं तो फिर आपको उस चार्ज को प्रूव भी करना होता है, क्योंकि यहाँ जो नेशनल इंटरेस्ट है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, ये सब चीज़ें आपके कानून में मौजूद हैं, लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया गया। आप किस चीज़ को कहेंगे बगावत? वो अगर हुकूमत के खिलाफ बात कर ट्रायल रहे हो हैं, ही नहीं सकेगा ना सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर। हाँ, तो फिर सेम थिंग नहीं हो सकेगा। तो इसका ये मतलब तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि केस को कोई मजाक ना बनाया जाए। अगर केस बनाया जाए तो बड़ी संजीदगी से बनाया जाए। इस तरह हमारे यहाँ अक्सर पॉलिटिकल लीडर आज तक आर्टिकल 6 को समझे ही नहीं है। वो हर चीज पर कह देते हैं इस पे आर्टिकल 6 का इतलाक कर देना चाहिए, हालांकि आर्टिकल 6 बहुत स्पेसिफिक, उसकी तीनों क्लॉजेज जो हैं वो बड़ी स्पेसिफिक हैं कि वो सिर्फ एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इवन अब इन एबेंस का भी आ गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता। और वो मुकदमा जाहिर है, वो मुकदमा सिर्फ उसके खिलाफ कायम हो सकता है जो आर्टिकल 6 को या आइन को सस्पेंड करे। अब इस मुल्क में आइन को सस्पेंड कोई सिविलियन गवर्नमेंट तो करती नहीं है, ठीक है। इस मुल्क में आइन को खत्म कोई सिविलियन गवर्नमेंट तो करती नहीं है, तो वो तो आर्टिकल 6 ठीक है। तो मतलब बादी नजर में आपको फैसला दुरुस्त लगता है? ठीक है, बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन लगता पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए है कि अगर वो केस बनाएंगे तो इसका मतलब है बड़ा सीरियस केस बनाएंगे। और नजर ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बड़ा सीरियस केस बनने जा रहा है और शेख रशीद इस पर ही मज़हर साहब, ओह अच्छा, ठीक है जी। मेरे पास ना वक्त की कमी है, इसलिए मैं चाहती हूँ सबका कमेंट शामिल करूँ। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? ये भी बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे एक एडिशनल लेयर ऑफ स्क्रूटनी डाली गई है, शायद वो गुजरावाला की सुबकी के बाद। मैडम शेख, एक तो आप लोगों का जो एक टाइमिंग वाला है ना, ये बड़ा क्लासिकल है, कमाल का। आपकी आवाज फ्रीज हो रही है, डालते हैं दरमियान में सर। ये जो अच्छा, लाहौर जलसे से एक दिन पहले वो भी सर्कुलेशन के जरिए एक समरी मंजूर हो जाती है और आप कहते हैं टाइमिंग वाला जबरदस्त है। भट्टी साहब, नहीं मैडम शेख, आप ये देखें, 2 दिन बाद भी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं, 2 दिन बाद भी हो सकती है, रात को भी हो सकती है। कैबिनेट 2 दिन बाद तो इजलास भी बुलाया जा सकता है, मंगल को तो रेगुलर इजलास था। नहीं तो अब उसके बाद अभी धरना होना है, अभी लॉन्ग मार्च होना है। अगर इस मान लें कि इस काम के लिए ये सारा कुछ हो रहा है तो अभी तो बहुत लंबा है। यानी आप कहते हैं ये नोटिस जो सर्व हुआ है, टाइमिंग कैसी लगी आपको? ये गिरफ्तारी जो हुई है, इसकी टाइमिंग कैसी लगी आपको? ये नैब का बुलावा जो आया है, इसकी टाइमिंग कैसी लगी आपको? ये बयान जो दिया गया है, इसकी टाइमिंग कैसा लगी आपको? ये तब्दीली जो आई है, इसकी टाइमिंग कैसी लगी आपको? ये दौरा जो हुआ है, इसकी टाइमिंग कैसी लगी आपको? ये तकरीर जो हुई है, इसकी टाइमिंग कैसी लगी आपको? ये चुप जो हुए हैं, इसकी टाइमिंग कैसी? सवाल ही करते रहिए। एक टाइम बता दें जिसमें ये गिरफ्तारियां हों, जिसमें ये सारे नोटिस सर्व हो जाएं, जिसमें सारी काबीना के इजलास हो जाएं, जिसमें सारे फैसले हो जाएं। मंगल बुध जुमेरात कर दें 3 दिन, ताकि उस पर ये एतराज ना हो। बात जहां तक आपके सवाल पे आते हैं कि मिस यूज ना हो तो बहुत अच्छी बात है, मिस यूज हो तो अच्छी बात भी बुरी बात है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। पीडीएम का जलसा और जो इसी के साथ बगावत के, रियासत के खिलाफ बगावत और जराइम में जो एडिशनल सर्कुलर जारी किया गया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम। बेनज़ीर शाह साहिबा, इससे पहले भट्टी साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर तो कर दी, लेकिन उसका बुनियादी क्रक्स ये था, जो सवाल उनसे हुआ था
कि बज़ाहिर तो ये एक अच्छा कदम हुकूमत की तरफ से लगता है कि एडेड उन्होंने स्क्रूटनी की लेयर डाली है, जिस तरह गुजरावाला में हुआ हमने उस सुबकी से बचने के लिए। तो क्या आपको भी लगता है ये अच्छा कदम है या फिर फॉल्टर भी कर सकता है? अलीना, प्रोसीजर जो भी हो, जो भी मंजूरी दे, चाहे वजीर आजम भी मंजूरी दे दे, मेरा तो बुनियादी मसला जो है वो उस कानून के साथ है। ये कानून ही ऐसा है और इतना वेग है कि इसको माजी में हमने भी देखा है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है सहाफियों के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ, एकेडमिक्स के खिलाफ, क्योंकि ये कानून ही ऐसा है, ब्रिटिश के ज़माने का है, इतना पुराना कानून है और उसका मकसद ही ये है, और वो जानबूझ के वेग रखा गया है क्योंकि मकसद ये है कि डिसेंट नहीं हो, कि कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, इस सब को दबाने की और सप्रेस करने की कोशिश है। तो मेरे ख्याल से जमहूरियत के अंदर और किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस किस्म का कानून होना ही नहीं चाहिए, जहाँ पे आप रियासत पे तनकीद ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपके ऊपर इस किस्म का मुकदमा बन जाएगा। फिर दूसरा मसला ये है कि ये इस किस्म के केसेस तो बन जाते हैं, सबूत कभी सामने नहीं आता। नवाज शरीफ साहब गद्दार है, अच्छा सबूत किधर है, आज तक नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान साहब MI6 के लिए पता नहीं काम करते हैं या उनसे मिलते हैं, सबूत कहाँ है, सबूत हमें मिलता नहीं है। तो आप इल्जाम लगा के एक किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन आप कभी ये मुकदमे जो है ये अदालत में चलते ही नहीं है। अच्छा, वेरी वैलिड पॉइंट महमल। हमने देखा था कुछ अरसे पहले प्रपोज भी किया था शायद PTI की हुकूमत ने 124A की अमेंडमेंट से मुतल्लिक, लेकिन कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ वो। देखिए अलीना, बज़ाहिर तो जिस तरह आप सब ने भी बात की है, ये इस वजह से हुआ है कि ये जो पर्चे जो इंडिविजुअल्स जाके कटवा लेते थे और फिर वो हुकूमत के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट भी रीसेंट टाइम में बनी है कि वो वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता होता था, बाकी भी लोगों को नहीं पता होता था कि ये पर्चे कैसे कट गए कि मियाँ साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर। तो वो उसको शायद एक तरह से अवॉइड करने के लिए जो है, जहाँ तक मुझे पता है कि PTI के अंदर ये बहस चल रही थी कि इसको इस तरीके से कर दिया जाए कि सेक्रेटरी दाखिला या कोई सीनियर जो ऑफिसर हो उसको पता हो, तो ताकि हुकूमत को पहले पता हो, हुकूमत की मर्जी के बगैर ये पर्चे ना कटे जाए। लेकिन दूसरी तरफ बात वही है जो बेनजीर ने की, जो मजहर साहब ने की, इवन भट्टी साहब ने भी की, कि ये मिसयूज ना हो। ऑलरेडी हम लोग बहुत एक डिवाइडेड किस्म की इस वक्त जो है हमारी पॉलिटिक्स भी है, एक बड़ी पोलराइजेशन भी है, तो ये मिसयूज होते हैं ऐसे जो कवानीन हैं वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ होते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या डिसेंट के खिलाफ, जब बेनजीर ने भी बात की। तो कानून जो है उसको अगर मतलब कि ठीक किया जाए या जिस तरह अगर अमेंड किया जाए, जो उसके ऊपर एक बहस, एक पूरी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर एक्चुअली इसके ऊपर होनी चाहिए, बजाय इसके कि खाली इस किस्म के चीजें कर दी जाए। अच्छा, लाइक आई सेड दिस नीड्स टू बी रिसर्च। मुझे याद है कि शायद टेबल भी हुई थी इसमें कुछ अमेंडमेंट, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज़्यादा हो नहीं सका। रसूल बख्श रईस साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त कदम है जो हुकूमत ने उठाया है, ताकि ये मजाक ना बन जाए कि कोई उठे और आपके खिलाफ मेरे खिलाफ हम बात करें टेलीविज़न पे या कहीं पे कुछ लिखें या कहीं पे कुछ लेक्चर दें, जाके हमारे खिलाफ बगावत का फतवा जारी कर दें और जाके किसी थानेदार के पास रपट कटवा के हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर लें। ये इंतहाई संजीदा और इंतहाई सीरियस मामला है कि किसने बगावत का इर्तिकाब किया है। ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। हर रियासत में कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि खोज तहकीक की जाए और शवाहिद इकट्ठे किए जाए। और अमेरिका में या बाकी दुनिया में तो वो एक जूरी सिस्टम है कि वो तमाम शवाहिद जूरी के सामने रखे जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस के सामने होते हैं, और पुलिस भी खुद नहीं करती, अटॉर्नी जनरल होता है या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है। तो अदालतों में जाने से पहले उसकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी होती है कि क्या वाकई शवाहिद मौजूद है या आम जुर्म भी हो। ये तो बगावत तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो हमने देखा कि लोगों ने तकरीरें की और कुछ बयानात दिए तो बगावत के मुकदमा कायम हो गए। ये दुरुस्त कदम है ताकि जिम्मेदारी का तयन हो सके कि किसने इस मुकदमे को दर्ज करने की मंजूरी दी है। लेकिन उसके साथ साथ अदालतों का भी काम है, पार्लियामान का भी काम है, हमारी सियासी जमातों का भी काम है कि अगर उस कानून में कहीं पे कोई एम्बिग्विटी है तो वो ख़त्म करे और उसका
तो उसको क्लियर किया जाए। ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब और रसूल बख्श रहे। हाँ जी, ये दुरुस्त कदम है हुकूमत का। बेनज़ीर शाह साहबा और महमूद सरफराज साहबा कहती हैं कि जो कानून है सेडेशन का, खास तौर पे इसके ऊपर तो बहस होनी चाहिए और इसमें अमेंड करना चाहिए इसको। ये कॉलोनियल ज़माने का कानून है। इरशाद भट्टी साहब ने कोई ऑप्शन नहीं ली और वो कहते हैं जी डिपेंड करता है कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, उसके बाद दुरुस्त है या नहीं उसका फैसला करना चाहिए। कल आपसे मुलाकात होगी नए, एक्चुअली पीर को अब आपसे मुलाकात होगी PDM के जलसे के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।